हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी मैटर्स पे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग अभी मैथ्स में डिजिटल सम जो है उसका हम लोग सीरीज स्टार्ट किए हैं। और डिजिटल सम पे 2 वीडियो आपकी पहले भी आ चुकी है, ये उसका तीसरा पार्ट है। बाकी आपने वीडियो नहीं देखा तो उन दोनों को भी जरूर देख लीजिए, जिससे मैंने डिजिटल सम के बिल्कुल बेसिक से समझाया है। और डिजिटल सम का इंपॉर्टेंस कितना है ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर इस पर आपको अच्छा कमांड हो जाता है तो आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, आप मैथ्स के क्वेश्चन में बाकी स्टूडेंट से बहुत अच्छी लीड ले सकते हो और कम से कम समय में बहुत ही ट्रिकी और कैलकुलेटिव जो आपके सवाल होते हैं उनको भी कम टाइम में आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसका तीसरा पार्ट है। ये पार्ट भी आप अच्छे से देखो और मैं तो ये बोलूँगा कि आप पीछे के दोनों पार्ट्स भी देख लो, तो जिससे आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। तो चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो ये रहा आज का पहला सवाल। सवाल ये है कि अपनी मासिक आय से एक्स जो है वो घरेलू खर्चों पर 24%, मनोरंजन पर 16%, शिक्षा पर 28% खर्च करता है। शेष में से वह 72% धन दान करता है और उसकी मासिक आय, मतलब कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मैं आपको इसको समझा देता हूँ कि एक्स जो है वो 24% मनोरंजन पर खर्च करता है, 16% शिक्षा पे, ठीक है, और 28% शिक्षा पे खर्च करता है। घरेलू खर्च पे 24% है और जितना बच जाता है उसके पास, उसमें से 72% जो धन है उसको दान करता है। तो उसकी मासिक आय आपको बतानी है और ये जो राशि आपको दी हुई है ये उसके पास वो राशि है जो उसके पास बच जाती है लास्ट में, ठीक है, यानी कितना रुपया उसके पास लास्ट में बच जाता है। तो ये क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग को उसकी मासिक आय निकालनी है। देखिए, मान लेते हैं उसकी मासिक आय एक्स रुपीज है। अब खर्चा कितना कर रहा है वो 24%, 16% और 28%, ठीक है, ये 3 खर्चे कर रहे हैं। तो टोटल देखेंगे कितना परसेंट का खर्चा हुआ, तो 24 और 16 हो गए 40 और उसमें 28 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 68। देखिए 68% उसने खर्च कर दिया, तो बचाया कितना, तो उसने 100 में से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 32%, यानी ये 32% उसने बचाया है। इसके अलावा जो बच जाता है उसमें से 72% को वो दान कर देता है। तो 72% दान कर देने के बाद उसके पास बचता कितना है, तो 28%, 100 में से माइनस करेंगे तो। और बची हुई राशि आपको दी हुई है, कितनी है, 2403.52, ये राशि उसकी बच जाती है। तो चलिए इसको बस हम लोग डिजिटल सम से निकाल देते हैं, काफी कम समय में इसको हम लोग सॉल्व कर सकेंगे। तो देखिए यहाँ पे 32 का डिजिटल सम कितना होगा, 5, तो x इंटू 5, ठीक है, इंटू 8 और 2 10 होता है, 10 का डिजिटल सम 1 होता है। नीचे 100 और 100 है तो 100 का डिजिटल सम 1 होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। इस साइड देखते हैं कितना डिजिटल सम हो रहा है, तो 2 और 4 6, 3 9, 5 14 और 2 16, 16 का डिजिटल सम जो हो गया वो हो गया 7। तो यहाँ से x कितना हो जाएगा, देखिए 5 एकम 5, तो ये डिवाइड हो जाएगा 7/5, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि नीचे के जो नंबर्स होते हैं उसको हम लोग को 1 बनाना होता है, कि इस तरह से बनाना होता है कि उसका डिजिटल सम 1 हो जाए। तो 1 बनाने के लिए क्या करना होगा, 5 को 10 बनाना होगा, मतलब ऊपर और नीचे हम लोग 2 से इंटू कर देंगे, तो ऊपर हो जाएगा 7 दूनी 14 और नीचे हो जाएगा 10। अब 10 का डिजिटल सम तो 1 ही होता है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाले का डिजिटल सम 4 और 1 5 हो जाएगा, तो बस हम लोग का वही ऑप्शन सही होगा जिसका डिजिटल सम जो है वो 5 हो जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे 7 और 2 9 को पहले हटा दीजिए, ठीक है, 5 4 9 को पहले हटा दीजिए, तो बचा केवल 2, तो ये तो नहीं होगा। इस वाले क्वेश्चन में ऑप्शन में देखते हैं, 6 और 2 8 और 8 16, 16 और 2 18, 18 और 5 23 और 23 का डिजिटल सम होता है 5, यानी कि ये हम लोग का राइट आंसर हो गया, क्योंकि हम लोग का यहाँ से डिजिटल सम कितना निकल गया था, तो ये था 5, ठीक है। तो देखिए डिजिटल सम से हमने कितने लेंदी कैलकुलेशन को कितने इजीली हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो इसी तरह से आपको भी अप्रोच रखना है एग्जाम में भी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है कि पहले वर्ष के दौरान एक कस्बे की जनसंख्या में 12% की वृद्धि हुई, अगले वर्ष किसी संक्रामक रोग के कारण उसमें 8% की कमी आई और दूसरे वर्ष के अंत में जो जनसंख्या है वो 64,400 है। तो आपको बताना है कि पहले वर्ष की शुरुआत में कस्बे की जनसंख्या कितनी थी। तो सिंपली इसको x मान लीजिए कि x थी, मान लेते हैं कि शुरुआत में 12% की वृद्धि हुई, यानी कि कितना हो गया 112%। फिर क्या होता है कि रोग के कारण उसमें 8% कमी हो जाता है। कमी होने का मतलब हो गया कि 100 में 8% कम हो गया, यानी कि 92%। और यही जनसंख्या आपको दी हुई है 64,400। बस डिजिटल सम निकालिए। देखिए ऊपर यहाँ लिखते हैं x, 112 का कितना होता है 2 1 3 और 1 4, 92 का कितना हो जाएगा 9 और 11 और 11 का होता है 2। नीचे 100 और 100 है तो उसको हम लोग लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 100 का डिजिटल सम 1 होता है। इस साइड का डिजिटल सम देखिए 6 4 10 4 14 और 14 का डिजिटल सम होता है 5। तो यहाँ से x कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ के वो डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए फिर नीचे हम लोग को 8 मिल रहा है, तो 8 को हम लोग को कोई ऐसा नंबर बनाना है जिससे कि डिजिटल सम 1 हो जाए।
तो हम लोग पता है कि 8 8 64 होता है, 64 में 6 4 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 का डिजिटल सम 1 होता है। तो क्या करना होगा, ऊपर और नीचे 8 से इंटू कीजिए, तो 8 से इंटू करेगा तो ये हो जाएगा 5 8 40, नीचे हो जाएगा 64, और 64 का डिजिटल सम 6 4 10 मतलब 1, तो इसको काउंट नहीं करना है। ऊपर देखिए 40 है, 40 का डिजिटल सम होता है 4, यानी कि हम लोग का वही ऑप्शन सही है जिसमें कि डिजिटल सम 4 है। बस चेक करिए किसका डिजिटल सम 4 आ रहा है, इसका तो नहीं आ रहा है। 5 4 9 7 16, 16 5 21, 21 का 3 होता है, ये भी नहीं होगा। 6 2 8 और 5 13, 13 का डिजिटल सम कितना होता है 4, यानी कि हम लोग ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया ये? ठीक है, तो इस तरह से देखिए डिजिटल सम हम लोग अप्लाई करते हैं। तो ये बहुत ही, अगर आप पूरे प्रोसेस से जाते हो तो बहुत लेंदी कैलकुलेशन होने वाला था ये। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये अगला सवाल ये कि 12,500 रुपए की लागत से निर्मित एक वस्तु 10% लाभ पर बेची गई, वहीं जो आपूर्ति करता है दुकानदार है वो 5.5% लाभ पर देता है, और दुकानदार अपने इसके लागत मूल्य से 2393.75 रुपए अधिक अंकित किया और ग्राहक को 10% छूट दी। तो आपको बताना है कि दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ कितना है। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि दुकानदार एक है, वो कुछ सामान खरीद रहा है और उसको वो बेच दे रहा है। तो यहाँ पे दो चीजें हैं कि दुकानदार किस प्राइस पे खरीदेगा यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस, और किस प्राइस पे उसको बेचेगा यानी कि सेलिंग प्राइस। तो देखिए खरीदता है वो किस प्राइस पे, तो देखते हैं हम लोग सीपी निकाल देते हैं। अब सीपी कितना है, 12,500 का वस्तु था, ठीक है, उस पर 10% लाभ पर बेचा गया, यानी कि उसको जो आपूर्ति करता है, जो सेलर है, उसको 10% लाभ पे बेचता है, यानी कि कितना बेचेगा 110% पे। और साथ में वो क्या करता है कि 5.5% का लाभ भी कमाता है जो आपूर्ति करता है। तो ये कितना हो जाएगा 105.5%। ये पूरा क्या हो गया उसका सीपी। अब सीपी का हम लोग पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, बस डिजिटल हम लोग देख लेंगे कितना हो रहा है। तो देखिए 2 1 3 और 5 यहाँ हो जाएगा 8, 1 और 1 2, और यहाँ कितना हो जाएगा 1 और 5 6 और 5, 1 और 5 6 और 5 11, 11 का होता है 2। 100 और 100 को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि उसका डिजिटल सम 1 होता है। तो 8 दूनी 16 दूनी 32, और 32 का डिजिटल सम कितना हो गया 5 हो गया। कहने का मतलब ये है कि सीपी का हम लोग को डिजिटल सम मिल गया 5। अब हम लोग को चाहिए एसपी का डिजिटल सम। चलिए तो एसपी का डिजिटल सम निकालते हैं। अब दुकानदार क्या करता है, देखिए अपने लागत मूल्य से इतना रुपए अधिक अंकित किया और 10% का छूट दिया, तो कितना बेचा होगा। तो हम लोग को पता है कि दुकानदार का जो सेलिंग प्राइस होगा, तो खरीदा कितने में था, तो वही प्राइस हम लोग लेके चलते हैं 125 इंटू जो स्टार्टिंग हम लोग जैसे सीपी हम लोग ने निकाला था, पहले सीपी निकाल दीजिए, ठीक है। तो इतना में तो उसको उसने खरीदा था, किससे खरीदा था, तो जो आपूर्ति करता था उससे। अब दुकानदार क्या करता है कि इस पे वो ये एक ब्रैकेट हटा दिया यहाँ से, तो इसने पे उसने खरीदा और उस पर कितना प्राइस बढ़ा दिया, तो 2393, तो यहाँ 2393.75, ठीक है, ये हो गया उसका बढ़ा हुआ प्राइस। लेकिन दुकानदार क्या करता है कि 10% का छूट भी देता है। 10% का छूट का मतलब क्या होगी, 90% बेचेगा। 90% का मतलब क्या होता है 9/10, ठीक है। अब इस पूरे एसपी का हम लोग को डिजिटल सम निकालना है। अब आप बोलेंगे कि इतने बड़े एसपी का हम लोग डिजिटल सम कैसे निकालेंगे, तो कोई घबराने की बात नहीं है। अगर हम पिछली वीडियो को देखा है तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर कोई भी नंबर है, जैसे पूरा नंबर जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, उसमें 9 अगर इंटू हो रहा है, यानी कि ये पूरा नंबर क्या हो गया 9 का मल्टीपल हो गया, और 9 का जो मल्टीपल होता है उसका डिजिटल सम हमेशा 9 होता है, ठीक है। नीचे 10 है तो 10, ये 10 है, इसका डिजिटल सम 1 है तो इसको काउंट नहीं करेंगे। मतलब इस पूरे का डिजिटल सम जो हो गया वो 9 हो गया। क्यों 9 हुआ, क्योंकि 9 के साथ ये पूरा जो टर्म है यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या हो रहा है इंटू हो रहा है, यानी कि 9 का मल्टीपल हो गया, और 9 का कोई भी मल्टीपल होता है तो उसका डिजिटल सम 9 हो जाता है। तो यानी कि हम लोग को एसपी का डिजिटल सम मिल गया 9 और सीपी का डिजिटल सम कितना था 5 था। तो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी का डिजिटल सम है 9, सीपी का कितना था 5, कितना का प्रॉफिट हुआ 4 का। अब 4 का प्रॉफिट का मतलब ये हो गया कि हम लोग का वही आंसर सही होगा जिसका जो डिजिटल सम है वो 4 हो जाए, ठीक है। आपको समझ में आया ये। हम लोगों ने दोनों का एसपी डिजिटल सम निकाल दिया। डिजिटल सम निकालने के बाद हम लोगों ने क्या किया कि चेक किया कि एसपी माइनस सीपी का क्या डिफरेंस आ रहा है, तो डिफरेंस आ गया 4। दैट मीन्स कि हम लोग का वही ऑप्शन सही होगा जिसका जो डिजिटल सम है वो 4 होगा। अब देख लेते हैं कि किसमें डिजिटल सम 4 आ रहा है। देखिए 6 और 3 9 हटा दीजिए, 5 5 10 और 7 17, 7 17 का होता है 8, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ से 9 हटा दीजिए, 6 और 3 9 हटा दीजिए, 7 5 12, 12 का 3 होता है, ये भी नहीं होगा। देखिए 7 3 10, 7 17 और 5 22, और 22 का डिजिटल सम कितना होता है 4, तो ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो देखा आपने कितने कम समय में हम लोगों ने इतने बड़े क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो एग्जाम में बिल्कुल ये अप्रोच रखिए, बहुत कम समय में आप अपना टाइम मतलब सेव कर सकेंगे।
चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि एक कोचिंग सेंटर में 45 विद्यार्थियों की एक कक्षा के अंग्रेजी परीक्षा के अंकों का औसत 52 है। 40 अंकों के औसत वाले 6 लड़कों का एक समूह कक्षा को छोड़ देता है और 43 अंकों के औसत वाले 8 लड़कों का एक नया समूह उसमें शामिल हो जाता है। तो आपको बताना है कि कक्षा के अंकों का नया औसत क्या होगा। तो आपको तो पता होगा कि औसत हम लोग कैसे निकालते हैं, एवरेज जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, सभी नंबर को सम कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर से। अगर सम निकालना होता है तो क्या करते हैं हम लोग, एवरेज को नंबर में इंटू कर देते हैं। ठीक है, तो नया औसत निकालने के लिए हम क्या करना होगा, देखेंगे कि नया जो केस बन रहा है, नया कंडीशन बन रहा है, उसमें अंकों का सम कितना है और कितने टोटल छात्र हैं। तो देखिए नया औसत के लिए हम लोग क्या करेंगे कि नया एवरेज निकालने के लिए हम लोग को पता है कि 45 विद्यार्थियों की कक्षा थी और उसका औसत 52 था, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 45 गुने 52। अब होता क्या है कि 40 अंकों वाले 6 जो छात्र होते हैं वो कक्षा को छोड़ देते हैं, तो इसमें से माइनस करना होगा 40 गुने 6 को, और 43 अंकों वाले 8 लड़कों का समूह उसमें ज्वाइन हो जाते हैं, तो इसको ऐड करना होगा 43 गुने ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो ये हो गया टोटल सम, नया सम जो अभी छोड़ने और ऐड होने के बाद लड़कों का जो बना है। अब देखते हैं कि स्टूडेंट्स कितने हैं। तो पहले कितने स्टूडेंट थे, 45। ठीक है, 45 में से क्या होगा कि 6 जो स्टूडेंट थे उन्होंने तो छोड़ दिया, तो -6 कर दीजिए, और 8 लड़के उसने ज्वाइन किया, तो प्लस यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो बस अब इसी में आपको सबका डिजिटल सम निकाल दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए 4 5 9 और 5 और 2 10, तो 10 का डिजिटल सम 1 होता है, यहाँ से आ जाएगा 9, 4 और 5 का, तो 9 एकम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। माइनस लगाइए, देखिए 40 गुने 6 करेंगे तो 240 आएगा, 240 का डिजिटल सम होता है 6। ठीक है, फिर प्लस यहाँ से देखिए 43 गुने 8 है, तो 4 3 7 8 56। ठीक है, और 56 का डिजिटल सम होता है 6 5 11, 11 का हो गया 2, तो ऊपर ये नंबर आ गया, नीचे देखिए 4 और 5 हो गया 9, माइनस 6 और प्लस 8। ठीक है, फिर देखिए कितना हो जाएगा, 9 और 2 हो गया, ऊपर देखिए 9 और 2 11, 11 में से 6 आप माइनस करेंगे तो हो जाएगा 5। नीचे देखिए, नीचे 9 में से 6 माइनस करेंगे तो 3 होगा, उसमें 8 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा, और 11 का मतलब हो गया कि डिजिटल सम कितना हो गया उसका, 2 हो गया। ठीक है, तो चलिए, तो ये हो गया हम लोग का नंबर। अब हम लोग क्या करते हैं कि नीचे के ये जो नंबर 2 आया है इसको हम लोग को 1 बनाना है, ऐसा कोई नंबर लाना है कि जिससे कि डिजिटल सम 1 हो जाए। 1 के लिए क्या करेंगे, तो इसमें 5 से इंटू कर देंगे, ऊपर भी नीचे भी, 2 5 10 हो जाएगा नीचे, और 10 का डिजिटल सम 1 हो जाएगा। ऊपर कितना हो जाएगा, 5 5 25, और 25 का डिजिटल सम कितना होता है, 7 होता है। तो बस हम लोग का वही ऑप्शन सही है जिसका जो डिजिटल सम है वो 7 है। चलिए चेक करते हैं, देखिए 8 4 12 ये तो होगा नहीं, 5 3 8 ये भी नहीं होगा, 9 4 13 और 5 18 8 1 9 ये भी नहीं होगा, 5 और 2 7, तो ये इसका डिजिटल सम मिल रहा है 7, और ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये रहा अगला क्वेश्चन, हम लोग को ये नंबर का वैल्यू निकालना है, इसको हम लोग डिजिटल सम से काफी इजीली हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 10 18 का स्क्वायर है, 10 18 का मतलब क्या हो गया कि इसका डिजिटल सम निकालिए, तो 8 और 2 10, और 10 का डिजिटल सम होता है 1, यानी कि 1 का स्क्वायर, माइनस यहाँ पे 1019 है, तो 9 1 10 और 1 11, 11 का हो गया 2, इसका कितना हो जाएगा 7 1 8 और 1 9, प्लस इसका देखिए 5 1 6 और 1 7, इंटू इसका कितना हो जाएगा 2 1 3 और 1 4 हो जाएगा, माइनस 10 16 का कितना हो जाएगा, तो 6 और 2 8, और इंटू में है 10 11, तो 10 11 का मतलब हो गया 3, डिजिटल सम हो गया। अब 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, माइनस 2 9 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18, प्लस 7 चौक 28, माइनस 8 3 24। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, देखिए -24 और यहाँ -24 है और -18 है, और यहाँ 28 और 1 है, तो 28 और 1 मिलकर कितने हो गए। तो इसका भी अगर आप चाहें तो डिजिटल सम से ही निकाल सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे 1 18 का कितना हो जाएगा, तो 8 1 9, यहाँ पे 28 है तो 28 का कितना हो जाएगा 8 और 10, 10 का मतलब 1, माइनस 24 का मतलब हो गया 4 2 6। बस अब इसको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे 1 और 1 कितना हो गया 2, और -9 और -6 कितना होता है -15, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 - 15 का कितना हो गया, तो 15 का मतलब होता है 5 1 6, तो 2 - 6। अब 2 - 6 का मतलब क्या हो गया, ये हो गया माइनस में 4। अब कभी डिजिटल सम हम लोग को निगेटिव अगर मिल जाए, तो मैंने आपको बता दिया था कि निगेटिव के केस में हम लोग क्या करते हैं कि उसमें हम लोग 9 को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो -4 में अगर 9 आप जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5।
यानी कि हम लोग का वही ऑप्शन सही है जिसका डिजिटल सम 5 है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि केवल ऑप्शन नंबर 4 ही ऐसा है जिसका आंसर आपको डायरेक्टली दिया हुआ है 5, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक्स और वाई प्रति माह 72,000 रुपए की औसत आय अर्जित करते हैं। मतलब दो लोग हैं, एक एक्स है एक वाई है, ठीक है। तो प्रति माह वो कितना अर्जित कर रहे हैं, 72,000 रुपए का औसत। तो औसत दिया हुआ है तो टोटल हम लोग पहले, चलिए मैं आपको क्वेश्चन पहले बोल के समझा देता हूँ। तो 72,000 रुपए की औसत आय अर्जित करते हैं, जिसमें से वो प्रति माह औसतन 38,800 रुपए की बचत करते हैं। और इस प्रकार एक्स जो है वो वाई की तुलना में 5600 रुपए कम की बचत करता है। तो यदि एक्स का व्यय उसकी आय का 55% है, तो आपको वाई का प्रतिशत व्यय ज्ञात करना है, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखिए एक्स और वाई दो लोग हैं, प्रति माह 72,000 रुपए औसत अर्जित करते हैं। तो औसत का मतलब हो गया कि वो एवरेज है। तो एवरेज में हम लोग टोटल वैसे निकालते हैं, तो एवरेज में हम लोग नंबर ऑफ पर्सन से इंटू कर देते हैं। तो एक्स और वाई दो लोग हैं, तो इनका टोटल इनकम कितना हो जाएगा, तो 72,000 का आप डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 14,400, ये हो जाएगा उनका टोटल इनकम। अब बचत देखिए कितना करें, 38,800। तो 38,800 क्या है, ये औसत बचत है। तो कुल बचत कितना हो जाएगा, तो इसको 38,800 को क्या करना होगा, 2 से इंटू करेंगे। तो 2 से अगर इंटू करेंगे तो 38 का ये हो जाएगा 8 2 16, 38 से मतलब ये बन जाएगा आपका 77,600, मतलब 77,600। ये क्या है, इनका इनकम है, ये क्या है, सेविंग है। ये टोटल इनकम है और ये हो गया टोटल सेविंग। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक्स जो है वो वाई की तुलना में 5600 रुपए कम बचत करता है, और एक्स का जो व्यय है उसकी आय का 55% है। तो इसको हम लोग कैसे निकाल लेंगे, तो चलिए इसके लिए हम लोग मान लेते हैं कि जो एक्स है, या फिर किसी को एक को मान लीजिए कि मान लीजिए वाई जो है वो k रुपए बचाता है, ठीक है। तो वाई अगर k बचाता है तो एक्स क्या करता है, उसे 5600 रुपए कम बचाता है। तो एक्स कितना बचाएगा, तो वो बचाएगा k माइनस 5600, ठीक है। वाई अगर k बचा रहा तो एक्स क्या करेगा, तो 5600 रुपए कम की बचत करता है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ आपको। तो ये हो गया दोनों का बचत। और आपको पता है कि दोनों का टोटल सेविंग कितना है, तो 77,600 रुपए। मतलब अगर इन दोनों का टोटल सेविंग देखेंगे तो एक्स इतना बचा रहा, वाई इतना बचा रहा, तो ये इतना आ रहा। तो हमारा टोटल सेविंग को हम इसे रिलेट कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि k माइनस 5600 प्लस k जो है वो इतना है। ये हो गया दोनों का सेविंग और ये हो गया कुल सेविंग। तो यहाँ से हम लोग k निकालना है। तो देखिए k और k कितना हो जाएगा, 2k हो जाएगा। 5600 दूसरी तरफ जाके ऐड हो जाएगा, ठीक है, किसमें, 77,600 में। तो 5600 को अगर आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2k और इक्वल टू हो जाएगा ये, देखिए 77,600 में हम लोग को 5600 ऐड करना है। तो 5600 ऐड करेंगे तो नीचे डबल जीरो यहाँ पे हो जाएगा, 6 6 12 कैरी 1, 7 5 12 1 13 कैरी हो गया 1, 7 और 1 8। तो इतना रुपीज 2k का वैल्यू होगा। तो k कितना हो जाएगा, तो इसको 200 डिवाइड कर दिए, 200 का 8, 2 एकम 2, 2 6 12, मतलब इतना रुपए k का वैल्यू आएगा। k क्या है, ये जो है वो y का सेविंग है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो x का सेविंग कितना है, तो 41,600 में से क्या करता है, x 5600 रुपए कम बचाता है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, 5600 को माइनस करेंगे, ठीक है, 5600 को हम लोग माइनस करेंगे। तो 41,600 में से अगर 5600 को आप माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो देखिए यहाँ पे 600, यहाँ भी 600, तो 3 जीरो लग जाएंगे। और 41 में से 5 अगर आप माइनस करेंगे तो 36, यानी कि हो जाएगा 36,000। मतलब हम लोग को क्या मिल गया, कि हम लोग को ये मिल गया कि x कितना बचा रहा, ठीक है, ये 36,000 जो है x बचा रहा है। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि x का जो व्यय है उसकी आय का 55% है, मतलब खर्चा जो है वो 55% है। तो बचत कितना होगा, तो 55% अगर खर्च कर रहा है तो बचाएगा कितना, 45%। 100 में से हम लोग देखते हैं, और हम लोग को पता है कि इसका बचत कितना है, 36,000। तो इसको फिर से हम लोग देख लेते हैं कि x के लिए, जो x के लिए हम बात करें तो उसका बचत कितना है, 45%। और 45% को हम लोग निकाल चुके हैं, ये कितना है, 36,000, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, x का पूरा इनकम निकालना है। तो 45% अगर इतना है तो 100% कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36,000 बटे में 45 और इंटू कर देंगे 100 से, ठीक है। चलिए 5 से सॉल्व कीजिए, 9 बार में 5 से होगा 20 बार में, और 9 से 36 जो है 4 बार में कैंसिल होगा, 000 लग जाएगा इस पे। तो 4000 इंटू 20 करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 जीरो यानी कि 80,000। इसका मतलब ये हो गया कि x जो है वो 80,000 रुपए कमाता है, ठीक है। तो और हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग को निकालना क्या है कि y का प्रतिशत व्यय, यानी कि y कितना % खर्चा करता है।
तो अगर x मान लीजिए 80,000 कमा रहा तो y कितना कमाएगा, तो हम लोग को पता था कि दोनों कुल मिला के कितना कमा रहे थे, तो दोनों कुल मिला के कमा रहे थे 14,400 रुपये, मतलब 1,44,000 रुपये दोनों का कुल आया था। उसमें से x जो है वो 80,000 कमाता है, तो इसमें से 80,000 माइनस कीजिए, ठीक है, तो 4 और ये हो जाएगा 64,000, यानी कि y जो है वो 64,000 रुपये कमा रहा है। अब अगर y 64,000 कमा रहा है तो खर्च कितना कर रहा था, तो हम लोगों ने खर्चा पहले निकाल चुका था कि वो खर्च कितना कर रहा था 41,600 रुपये, ठीक है। तो y का बचत कितना हो गया, तो माइनस करेंगे तो देखिए 0 0 6 यहाँ हो जाएगा 4, ठीक है, 9 में से अगर 000 है तो 400, यहाँ हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2, मतलब 22,400 रुपये जो y है वो बचत कर रहा है। बस आपको परसेंट निकालना है, तो कैसे निकालते हैं हम लोग, जितना टोटल बचत होता है उस डिवाइड बाय टोटल और इंटू 100, तो y 22,400 रुपये क्या करता है, खर्च करता है, माफ कीजिएगा बचाता है, ठीक है। तो ये क्या 64,000 में से कर रहा है, तो बस हम लोग परसेंट निकाल देंगे, तो 22,000 ये हो जाएगा 22,400 और y का टोटल इनकम कितना था, तो ये था 64,000, परसेंट निकालना है तो इसको 100 से इंटू कर दीजिए। बस अब इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व देखिए करने का हम लोग डिजिटल सम अप्लाई करेंगे, तो ऊपर देखिए 2 2 4 और 4 8 हो गया, ठीक है। 100 को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, नीचे 6 4 10, इसका भी डिजिटल सम 1 हो गया, इसका भी डिजिटल सम 1 है, इसका भी 1 है, तो ऊपर कितना हो गया 8, यानी कि वही आंसर सही है जिसका हम लोग का जो डिजिटल सम है वो 8 आएगा। अब ऐसा देख लीजिए 20 में हो नहीं रहा, 35 में नहीं हो रहा, 30 में नहीं होगा, 3 और 5 8, यानी कि ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसमें हम पहले से डिजिटल सम इसलिए नहीं अप्लाई किए क्योंकि कंडीशन दी हुई है, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको पहले लास्ट तक पहुंचना था, उसके बाद हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों ये है अगला क्वेश्चन, किसी निश्चित धनराशि पर 1 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज 6,860 रुपये और दूसरे वर्ष 7,840 रुपये है, तो चौथे वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। पहले हम रेट निकाल देते हैं कि पहले वर्ष के अंत में दिया हुआ है, दूसरे वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, तो रेट निकाल दीजिए। रेट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो आप जानते हैं कि हम लोग रेट निकालने के लिए दूसरे से पहले को माइनस करेंगे, तो ये माइनस 6,860 डिवाइड बाई जो इनिशियल हम लोग का चक्रवृद्धि ब्याज था और इंटू 100 करेंगे। 0 0 कैंसिल कीजिए, इसको माइनस करते हैं, 10 0 14 में से जाएगा तो हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 17 और में से 8 माइनस करेंगे तो 9, ठीक है। तो फिर हो गया 980, नीचे हो गया 666 इसको कैंसिल कीजिए, 17 से कैंसिल होगा, 7 से कैंसिल होगा 14 बार में, तो पूरा 140 हो जाएगा। नीचे भी 7 से कैंसिल होना चाहिए, 7 9 63 और 7 8 56, फिर 7 से कीजिए तो 7 से ये कितनी एक बार में और 2 7 4 28 14 बार में, फिर 7 से ये 20 बार में, फिर 2 से कैंसिल कीजिए तो 10 और नीचे हो जाएगा 7, यानी कि 10 नहीं या 100/7 100/7%, और 100/7% का मतलब क्या होता है 14 से ही 2/7%, ठीक है। 14 से 2/7% का मतलब हो गया फ्रैक्शन में अगर हम देखें तो ये हो जाता है 1/7। आई होप आप जानते होंगे कि फ्रैक्शन को हम लोग परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, तो ये 14 से 2/7% का मतलब हो गया 1/7, मतलब 7 पे 1 रुपया बढ़ रहा है। तो हम लोग को चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए। देखिए दूसरे वर्ष का वो पता है 7,840 है, कितना बढ़ रहा है, तो 8/60 के रेट से बढ़ रहा है ना, क्योंकि 1/7 उसका क्या है फ्रैक्शन वैल्यू है, 7 से क्या हो रहा है 8 हो रहा है, तो तीसरे वर्ष भी 8/7 हो जाएगा, चौथे वर्ष भी 8/7 हो जाएगा। बस इसे सॉल्व करना है, हम लोग को यूनिट डिजिट फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए निकालते हैं हम लोग इसका 7 8 15 और 4 19, 19 का मतलब हो गया 9 और 1 10, 10 का होता है यूनिट डिजिट 1 इंटू 8 8 64 और 64 का मतलब 10, 10 का मतलब 1, नीचे हो जाएगा 7 7 49 और 49 का मतलब 9 4 13 और 13 का मतलब हो गया 4, करने मतलब 1/4। तो मैंने आपको बताया था कि नीचे हम लोग को ऐसा नंबर चाहिए जिससे कि 1 बना दे, तो 4 का टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो सम करने से 1 हो जाए, तो हमको पता है 4 7 28 होता है, ठीक है। 28 का मतलब हो गया 8 2 10, तो नीचे कितना हो जाएगा डिजिट 1 और ऊपर वाले का डिजिट कितना हो जाएगा 7 7 यहाँ देखिए 7 4 28, तो 28 का मतलब क्या हो गया 8 और 2 10, और 10 का यूनिट डिजिट होता है 1, तो कहने मतलब हम लोग का वो ऑप्शन सही है जिसका जो यूनिट डिजिट होगा वो हम लोग का 7 मिलेगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग यूनिट डिजिट में 7 किसका आ रहा है, 2 1 3 और 4 7 इसका आ रहा है,
क्या और ऑप्शन है ऐसे? 1 1 2 और 3 और 5 4 9, ये तो नहीं होगा। 7 1 8 8 16, देखिए इसका भी 7 आ रहा है। फिर 9 8 17 और 5 22 4, इसका नहीं आ रहा है। कहने का मतलब है कि दो नंबर हम लोग को ऐसे मिल रहे हैं जिसका कि यूनिट डिजिट 7 आ रहा है। अब ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, मुझसे कमेंट में किसी ने पूछा भी था कि जब दो नंबर आ जाए तो उसको हम लोग कैसे चेक करेंगे। तो देखिए ऐसे नंबर को हम लोग इस तरह से चेक करेंगे कि आपको पता है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 8 इंटू हुआ है, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो भी नंबर होगा वो 8 से डिवाइड होगा, क्योंकि इस पूरे का जो वैल्यू आएगा उसमें 8 छुपा हुआ है, 8 का मल्टीपल है, तो वो जो नंबर होगा वो 8 से जो जरूर डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो देख लीजिए इसमें कौन सा ऐसा नंबर है जो कि 8 से हम लोग को डिवाइड हो रहा है। लेकिन तो हम लोग देखेंगे कि कौन सा ऐसा नंबर है इसका मल्टीपल 8 हो रहा है, ठीक है। तो आपको पता है कि 8 का मल्टीपल कैसे चेक करते हैं, लास्ट के 3 डिजिट को देखते हैं। यहाँ 240 है, यहाँ 780 है। देखिए 240 8 से डिवाइड हो जा रहा, 780 जो है वो 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, हम लोग राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो इस तरह से अगर आपको दो ऑप्शन सेम मिल गए जिसमें यूनिट डिजिट सेम हो, तो आप एलिमिनेट करके इस तरह से बना उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए अगला सवाल ये है कि किसी कक्षा के 1/5 भाग का औसत अंक 77% और कक्षा के 1/4 भाग का औसत अंक 85% और शेष कक्षा का औसत 52% है। तो संपूर्ण कक्षा का औसत अंक ज्ञात करना है। चलो लोग मान लेते हैं कि संपूर्ण कक्षा में पहले तो स्टूडेंट का नंबर मान लेते हैं, तो मान लेते हैं कि 100 स्टूडेंट हैं। अब उसका 1/5 का औसत कितना है, 77%। तो हम लोग को क्या चाहिए, एवरेज। एवरेज का मतलब क्या होता है, सम डिवाइड बाई टोटल। पहले हम लोग सम निकाल देते हैं। सम कैसे निकालते हैं, तो जितना एवरेज होता है उसमें हम लोग नंबर से डिवाइड इंटू करते हैं। तो 1/5 भाग का औसत 77 है। हम लोग माने हैं कि 100 बच्चे हैं क्लास में, तो 100 का 1/5 कितना हो जाएगा, 20, और 20 का औसत कितना है, तो ये है 77, ठीक है। प्लस 1/4 का औसत 85% है। 1/4 का मतलब क्या हो जाएगा, तो 100 का 1/4 यानी कि 25, और 25 का औसत कितना है, 85%। अब 20 और 25 टोटल कितने हो गए, 45%। बचे कितने, 55%। तो 55% का औसत अंक कितना है, 52%। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 55 गुने 52। टोटल बच्चे कितने हैं, तो 100 बच्चे हैं। बस अब इसका यूनिट डिजिट निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 20 का क्या हो जाएगा, 2 7 7 14 होता है। 14 का कितना हो जाएगा, 4 1 5, प्लस 25 का क्या हो जाएगा, 7 इंटू 8 5 13, और 13 का मतलब हो गया 4, यहाँ पे प्लस होगा। तो प्लस 55 का मतलब हो गया 10, 10 का होता है 1, इंटू 52 का मतलब हो गया 5 और 2 7, और नीचे 100 है तो 100 का जो होता है वो 1 हो जाता है डिजिट सम, तो हम लोग को वो काउंट नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए 2 5 10, और 10 का यूनिट डिजिट होता है 1, 7 चौक 28, 28 का डिजिट सम होता है 8 और 2 10, और 10 का होगा 1, 7 1 7, तो 7 और ये हो जाएगा। कहने का मतलब टोटल डिजिट का जो सम आ गया वो हो गया 9। तो बस चेक कर लीजिए किस ऑप्शन में आपको 9 मिल रहा है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए पहले हम लोग चेक करते हैं, 7 5 12, 7 19, 19 और 5 24, 4 2 6, ये नहीं होगा। दूसरा देखिए 6 5 11, तो 13, 13 और 5 18, 18 का मतलब 9 हो गया उसका डिजिट सम, ये ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। और चेक कर लीजिए किसी और में तो नहीं आ रहा, 8 6 14, और ये 5 5 10, तो हो जाएगा 24, 24 में नहीं आ रहा। 4 3 7 और 5 12, 12 में 3 होता है, इसका भी नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगला सवाल ये है कि एक निश्चित राशि पर 16% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों का सीआई और एसआई के बीच का अंतर 3792 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए एक फॉर्मूला होता है इसका सिंपल सा, कि अगर आपको सीआई और एसआई का अंतर दिया हुआ है तो फॉर्मूला ये कहता है कि सीआई माइनस एसआई इज इक्वल टू हो जाता है पी मतलब प्रिंसिपल आर बाई 100 पर पावर हो जाएगा 2, और प्लस हो जाता इंटू हो जाता है 300 प्लस आर बाई 100। ये फॉर्मूला होता है अप्लाई करते हैं जब हम लोग को सीआई और एसआई का अंतर पता हो, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए आपको दिया हुआ है कि सीआई और एसआई का अंतर कितना है, 3792, तो ये हो जाएगा 3792 इक्वल टू पी हो जाएगा यहाँ पे। अब आर कितना है, 16/100,
तो ये कितना हो जाएगा 16 बटे 100 का स्क्वायर गुने 300 प्लस आर 16 है, तो ये कितना हो जाएगा 316 और बटे में हो जाएगा 100। चलिए हम लोग बस इसका डिजिट सम निकाल देते हैं। देखिए इधर का डिजिट सम निकालते हैं, तो 9 को काट दीजिए 7 और 2 9 को काट दीजिए, बचा केवल 3। इसमें देखिए स्क्वायर हो रहा है, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, और 256 का अगर आप डिजिट सम निकालेंगे तो 5 2 7 और 6 13, और 13 का हो जाएगा 3 1 4, यानी कि p इंटू 4। 100 का स्क्वायर होता है 10,000, 10,000 का डिजिट सम एक ही होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। उसी तरह देखिए 6 और 3 9 को हटा दीजिए, केवल बचा 1 और नीचे आ गया 100, यानी कि 1 हो गया उसका। तो p कितना हो जाएगा हम लोग का, देखिए यहाँ 3 है और 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हम लोग को p मिल जाएगा 3 बटे 4। 3 बटे 4 हो गया, तो हम लोग को अगेन फिर 4 से तो हम लोग बना नहीं सकते, 4 को 1 बनाना होगा। ऐसा नंबर इंटू कीजिए जिससे कि नीचे का जो नंबर है उसका डिजिट सम 1 हो जाए। तो क्या होता है 4 7 28 होता है, तो इसको 7 से इंटू कीजिए, तो ऊपर भी 7 से इंटू करना होगा। तो 4 7 28 हो जाएगा, 28 का डिजिट सम 1 हो जाएगा, तो नीचे वाला का डिजिट सम 1 हो गया। ऊपर देखिए 3 7 21 और 21 का डिजिट सम होता है 2 1 3। कहने का मतलब कि मूलधन में आपको आंसर जो भी होगा उसका जो डिजिट का जो सम होगा वो 3 होगा। अब बस चेक कर लीजिए किसमें आपको डिजिट सम 3 मिल रहा है। देखिए 3 1 4 2 6 और 5 11, तो ये तो है नहीं। 6 2 8 और 5 13, 3 1 4 हो जाएगा, ये भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए 9 को हटा दीजिए, 6 और 3 9 को हटा दीजिए, बचा कितना 5 2 7, तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखते हैं, देखिए 5 और 4 मिलकर 9 बना रहे, तो ये हटा दीजिए। 8 और 6 14, 14 और 7 होता है 21, और 21 का डिजिट सम होता है 3, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के कुछ सवाल जो मैंने डिजिट सम पे लिए थे। इसका एक और वीडियो सीरीज और रहेगा जिसमें जो भी सवाल छूट गए हैं उसको मैं कवर करा दूंगा, और उसके बाद ये जो डिजिट सम की जो सीरीज है वो खत्म हो जाएगी, और फिर हम लोग नेक्स्ट अगले जो चैप्टर होगा उस पर हम लोग मूव करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, ताकि आपको जितने मैं वीडियोस मैथ के ऊपर चला रहा हूँ ये सभी मैंने रेलवे और एसएससी के आने वाले एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए बनाया है। ठीक है, जितनी प्रिपरेशन आप जल्दी करोगे उतना आप लीड लेके रहोगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।